वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस उन्हें घेर लेती है और मुठभेड़ शुरू हो जाता है। नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। मैं सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन बनाए गए हैं उसका पालन कर रहे होंगे और जो वर्तमान में संकट चल रहा है उसका हम सब मुकाबला करके दूर करेंगे। दरअसल लॉकडाउन में मैं गांव आ गया हूं और यहां पर थोड़ी दिक्कत है बिजली की, इसलिए वीडियो जारी करने में दिक्कत हो रही है। फिर भी हमारी कोशिश होगी कि नियमित अंतराल पर वीडियो जारी हो। हालांकि इसकी गारंटी नहीं है, थोड़ी बहुत देर हो सकती है। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ संसाधन का अभाव है और मेरी टीम में जो भी लोग थे वो अभी अपने अपने यहाँ लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों को लौट गए हैं, तो ये दिक्कत आ रही थी। बहरहाल आज चर्चा आज़ादी के एक ऐसे नायक को लेकर के जिसकी तुलना बाघ के साथ की जाती है। आज़ादी का वो नायक जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बार खुले मोर्चे के साथ मुठभेड़ किया। आमतौर पर जो हमारी लड़ाइयाँ होती थी, क्रांतिकारी आमतौर पर वार करते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे, मतलब मार करके छिप जाना। लेकिन वो पहला क्रांतिकारी जिसने आमने सामने अपने साथियों के साथ अंग्रेज़ों से भिड़ंत की, मोर्चा खोला। मतलब खंदक में जिसे आमने सामने लड़ाई होती है, मुठभेड़ होती है, तो इस तरह से खेतों में लेट करके और ब्रिटिश फौज के साथ मुठभेड़ किया, जिसकी तुलना आज भी, मैंने पहले भी कहा, बाघ के साथ की जाती है। हम लोग बंगाल टाइगर का नाम लेते हैं, वो बंगाल से तो थे ही और सचमुच वो बंगाल टाइगर से कहीं बड़े थे। हम लोग प्यार से उन्हें कहते हैं बाघा जतीन। पूरा नाम था यतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, जिन्हें जतीन दा इन्हें भी कहा जाता है। एक और जतीन्द्रनाथ दास थे जिन्होंने भगत सिंह के साथ जेल में अनशन की थी और वहाँ पर उन्होंने 63 दिन के अनशन के बाद प्राण अपने त्याग दिए थे, शहीद हो गए थे। ये बाघा जतीन अलग हैं, यतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय। याद रखिए, मुखोपाध्याय को लेकर के कोई विवाद वाली बात नहीं है। मुखोपाध्याय को भाई मुखर्जी के रूप में भी जाना जाता है। अंग्रेज जब आए तो मुखोपाध्याय मुखर्जी होने लगे, चट्टोपाध्याय चटर्जी होने लगे, तो इसलिए इनका नाम यतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय या यतीन्द्रनाथ मुखर्जी भी मिलेगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बाघा जतीन के जीवन पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, वो अलग चर्चा होगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं उनकी महान और ऐसी कहिए कि अतुल्य शहादत की। दरअसल बाघा जतीन के कुछ कारनामे पुलिस के पास तक उजागर हो चुके थे। कई ऐसे कांड हो चुके थे। अनुशीलन समिति, युगांतर दल दोनों के साथ ही जुड़े हुए थे, वहाँ के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हो चुके थे। तो उस स्थिति में ये छिप करके रह रहे थे। यह भी एक बार स्थिति बनी थी कि वो बनारस आकर के छिप करके रहें ताकि अभी वहाँ इनके सर पर जो खतरा मंडरा रहा है वो नहीं हो। लेकिन फिर वो बनारस नहीं आए और कलकत्ता में ही रहने लगे। पथुरिया घाट एक जगह का नाम है और पथुरिया घाट में अपने मकान में बाघा जतीन कई क्रांतिकारियों के साथ रह रहे थे। एक ऐसा आदमी आया जिस पर क्रांतिकारियों को संदेह था कि ये आदमी पुलिस विभाग का गुप्तचर है। तो इसके कारण अब ये कि पुलिस तक ये सूचना पहुंचा देगा, किसी क्रांतिकारी ने उसे गोली मार दी। याद रखिए, ये गोली बाघा जतीन ने नहीं चलाई थी और वो जो जिस पर गोली चलाई गई वो मरा नहीं, बल्कि वो क्या किया कि जा करके अस्पताल में पुलिस के समक्ष अंतिम बयान जो होता है, मरा तो अस्पताल में जाकर के, मतलब तुरंत मरा नहीं, उसको इतना मौका मिल गया कि पुलिस को बयान दे सके। और पुलिस को जो अपना अंतिम बयान दिया, डाइंग डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं, मृत्यु के तुरंत पहले दिया जाने वाला बयान, तो उस बयान में उसने कहा कि बाघा जतीन ने ही गोली चलाई है। उसने अपनी मौत के लिए बाघा जतीन को जिम्मेदार ठहराया और इस तरह से बाघा जतीन के नाम पर फांसी की सजा तय हो गई। अब ये उस जगह पर रह पाना मुश्किल था, क्योंकि उस जगह के बारे में भी उसने बता दी। जगह बदलने की बात आई, साथियों ने जगह की तलाश की और
कहा कि एक दूसरी सुरक्षित जगह है, वहां पर चलना है आपको। बाघा जतीन तुरंत जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जितने भी यहाँ क्रांतिकारी ठहरे हुए हैं पथुरिया घाट वाले मकान पर, उन सबको पहले जब तक कि मैं सुरक्षित जगह पर नहीं भेज लेता हूँ तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये मेरे लिए सही नहीं है। मैं अगर नेता हूँ, नेतृत्व करता हूँ, तो ये ज़रूरी है कि पहले मेरे सभी साथी सुरक्षित स्थान पर जाएं और मैं भी इस बात की गारंटी मुझे भी हो जाए कि हाँ, वो बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं। और इस तरह से पहले सभी साथियों को भेजते हैं। उसके बाद बालेश्वर के निकट 5 ये लोग रहने लगते, मतलब बाघा जतीन और 4 अन्य साथी। 4 अन्य साथियों के नाम थे चित्तप्रिय, मनोरंजन, नीरेंद्र और ज्योतिष। ये 4 साथी थे और बाघा जतीन थे। बालेश्वर के निकट ये लोग रहने लगे। यहां पर जब रह रहे थे उस समय भी ये लोग छिपे हुए नहीं थे, काम कर रहे थे। ये लोग आज वाला कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी के टाइप के नहीं थे कि सिर्फ वेतन की फिक्र करें, काम धंधा कुछ नहीं करें, पड़े रहें। ये क्रांतिकारी थे, देश के सच्चे सपूत थे। और ये जब तक वो जानते थे कि हमें क्या करना है, हमारा फर्ज क्या है। क्रांतिकारी जानते थे कि क्या करना है और इसके लिए उन्होंने कोई मोल नहीं लिया, बल्कि उन्हें तो याद भी नहीं रखा गया। बहरहाल वो चुपचाप वहां बैठने नहीं गए थे, छिपने नहीं गए थे। यह तय है, यह सुनिश्चित है कि अगर वो वहां चुपचाप छिपे रहते बालेश्वर के पास जहां पर ये लोग रह रहे थे, तो कुछ नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ये वहां पर भी ये लोग जाकर के जिस उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके थे, यानी भारत को आज़ाद कराना, उस काम में लगे रहे। क्योंकि इनके जीवन का और मकसद ही नहीं था, अगर केवल छिपे ही रह करके जीवन बिताना था तो फिर ये क्रांतिकारी नहीं कहे जा सकते थे। तो उस स्थिति में वहां पर रहते हुए इन्होंने कोशिश की कि बाहर से हथियार मंगाएं। इसकी योजना बंगाल में कई स्तर पर चल रही थी, उसकी चर्चा कभी होगी। लेकिन क्या हुआ कि बैंकॉक में एक वकील पकड़ा गया और उसने बहुत सारी बातें उगल दी, उसे बहुत सारी बातें पता थी। उस कहानी पर हम लोग आएंगे, बैंकॉक वाली कहानी पर। अभी हम लोग केंद्रित रहते हैं बाघा जतीन पर। तो उसने जो बात बताई उसमें यह भी बता दिया कि कहां अभी बाघा जतीन अपने साथियों के साथ छिपे हुए हैं। और जब ये पुलिस को बात पता चली तो बाघा जतीन को घेरने के चक्कर में लग गई। दूसरी ओर बाघा जतीन को भी पता चल गया कि उनके ठिकाने की जानकारी पुलिस को हो गई है और वे वहां से भागने के चक्कर में लग गए। लेकिन दिक्कत ये थी कि जिस समय इन्हें पता लगा बाघा जतीन को कि पुलिस आ रही है उन्हें घेरने, उनके 2 साथी 12 किलोमीटर दूर जंगल में थे, किसी वजह से गए हुए। और ये लोग निकल जाते तो बाकी जो 2 साथी आते वो पकड़े जाते। तो इस स्थिति में बाघा जतीन ने कहा कि नहीं, सभी साथियों को निकलना है। और अंधेरी रात में पहाड़ से होते हुए ये लोग जंगल में अपने साथियों की ओर चल पड़े। 12 किलोमीटर दूर जाना था, अंधेरी रात पैदल जा रहे हैं और अपने साथियों के पास तक पहुंचते हैं। और फिर वहां से लौट करके अब नहीं आ सकते थे वापस, जबकि इधर इनके इस इलाके में अगर वापस लौट के आ जाते तो कहीं सुरक्षित रहते। लेकिन इस तरफ से पुलिस जा रही थी और पुलिस भी इस स्थिति में कि उसके पास पूरा लाव लश्कर था, तमाम तामझाम जितना भी होता है, हर तरह के हथियार, सर्च लाइट वगैरह सब कुछ उसके पास था। एक और चीज इसमें है कि गांव वालों को पुलिस ने यह कह दिया कि 5 डकैत, 4-5 डकैत या डकैतों का एक गिरोह इधर आया हुआ है और उसे पकड़वाइए। बहुत ही खूंखार डकैत है, गांवों में लूटमार करता है। उसे पकड़वाने पर गांव वालों को इनाम दिया जाएगा। गांव वाले इस भ्रम में पड़ गए, उन्हें लगा कि सचमुच ही कोई डकैतों का दल ऐसा कर रहा है। तो इस तरह से बाघा जतीन अपने 4 दूसरे साथियों के साथ, यानी ये सभी 5 क्रांतिकारी बचने की राह तलाश रहे हैं कि कहां से कैसे हम निकल सकते हैं। दूसरी ओर पीछे से पूरी ब्रिटिश पुलिस और करीब 1000 ग्रामीण उनका पीछा कर रहे थे, ये समझ करके कि डकैतों का गिरोह है। ग्रामीण ये समझ रहे थे, पुलिस तो सही बात समझ ही रही थी। एक और काम किया पुलिस ने कि रात भर में सुबह होने से पहले तक नदी के किनारे पुलिस चौकियां बिठा दी गई, ताकि अगर कभी यहां से क्रांतिकारी दस्ता गुजरे तो पकड़ा जाए। क्योंकि नदी के माध्यम से, नदी के जरिए भागने का एक सुरक्षित रास्ता होता है, तो नदी की तरफ से नहीं भाग पाएंगे लोग, इसलिए कई जगहों पर नदियों के किनारे
जगह जगह पुलिस चौकी बिठा दी गई, बना दी गई, मतलब पुलिस का पहरा लगा दिया गया और ये क्रांतिकारी वहां से भागते रहे। बाघा जतीन और उनके साथी फिर किसी तरह से कोशिश कर रहे थे कि बालेश्वर की ओर लौटें और लगातार वो जारी था कि 1000 ग्रामीण डकैत समझ रहे हैं, पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं। 2 दिन बीत चुके थे जब इन लोगों ने कोई खाना नहीं खाया था, पेट में अनाज का एक दाना नहीं गया था और न ही 1 सेकंड के लिए सो सके थे। इस तरह से बिना खाए पिए, बिना सोए लगातार ये लोग भाग रहे थे। गांव वालों से भी बचना था, पुलिस से भी बचना था। एक जगह नदी पार कर रहे थे तो वहां मांझी मिला एक, और मांझी से जतीन ने, बाघा जतीन ने ये प्रार्थना की, गुहार लगाई कि वो कम से कम भात बना करके खिला दे, भात पका करके हम लोगों को कुछ खिला दो ताकि थोड़ा सा पेट में चला जाए, बहुत भूखे प्यासे हैं 2 दिन से। मांझी जो था वो पक्का हिंदू निकला। उसने कहा कि मैं अछूत हूं, अगर आपको मैं भात खिलाऊंगा, आप ब्राह्मण हैं, आप लोग ऊंची जाति के हैं, तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मुझे नरक में जगह मिलेगी। मुझे स्वर्ग जाने के लिए जरूरी है कि मैं आप लोगों को खाना नहीं खिलाऊंगा क्योंकि मैं अछूत हूं। इन लोगों ने काफी आग्रह किया लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। अपनी बर्तन देने से भी इनकार कर दिया कि इस छूत का जिम्मेदार मुझे समझा जाएगा, मैं नरक का भागी बनूंगा। और इस तरह से जो हमारी धार्मिक कट्टरताएं हैं, हिंदू धर्म की विद्रूपता है, उसका शिकार होकर के रह गए बाघा जतीन। वहाँ भी लोगों को जहाँ खाना मिल सकता था थोड़ा ये लोग फिर से शक्ति अर्जित कर सकते थे, वो भी नहीं हो सका और फिर वहाँ से ये लोग आगे बढ़ते गए। कुछ और आगे गए, जंगल में पहुँचे, जंगल में फिर से घिर गए। उन्हें लगा कि अब जंगल से निकलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जंगल में चारों तरफ से पुलिस घेरा डाल रही थी लोगों के साथ। जंगल में जब बुरी तरह से ये घिर रहे थे उस समय बाघा जतीन से उनके साथियों ने प्रार्थना की कि अब यही उपाय है कि आप वेश बदल करके किसी नकली वेश में यहाँ से निकल जाइए, ग्रामीणों के वेश में या लकड़हारे के वेश में। आप नेता हैं, अगर आप रहेंगे तो फिर से दल का पुनर्गठन कर लेंगे और हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ मुठभेड़ करें या जिस तरह से अधिक से अधिक पुलिस वालों को यहाँ पर रोक सकें। आप किसी एक तरफ से निकल जाइए। उस स्थिति में बाघा जतीन अपने साथियों से कहते हैं कि हम सब जब घर से निकले थे तो हम सब ने एक साथ कसम खाई थी, हम सबके घर वालों को ये विश्वास होगा कि जब तक हम लोग हैं एक दूसरे की रक्षा करेंगे, एक दूसरे के साथ जिएंगे, एक दूसरे के साथ मरेंगे। इतना कष्ट में हम लोग एक साथ रहे हैं और देश की आज़ादी के लिए एक साथ लड़ रहे हैं। अब यहाँ से मैं निकल जाऊँ और तुम लोगों को मैं यहाँ छोड़ दूँ, ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। हम लोगों को जो होना होगा, लड़ेंगे और मरेंगे। जब हम मरेंगे तो हमारा देश जगेगा, हमारा देश आज़ाद होगा तभी। और इस तरह से वो कहते हैं कि हमें लड़ना है और चले जाते हैं जंगल से निकल करके एक गाँव में। 9 सितंबर 1915 का वो दिन जब बाघा जतीन अपने 4 और साथियों के साथ वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस उन्हें घेर लेती है और मुठभेड़ शुरू हो जाता है। ये पूरी कहानी जो मैं बता रहा हूं ये उन 5 में से एक साथी की जुबानी, जिसने वो सब कुछ देखा था। बाघा जतीन के बालेश्वर से निकलने की कहानी से लेकर के घिरने, भागने, जंगल में छिपने और मांझी से भात मांगने, ये सब कुछ की घटना में जो एक साथी साथ रहा, उस साथी के बारे में भी मैं बताऊंगा और कैसे फिर आगे मुठभेड़ का फैसला हुआ, कैसे शहीद हुए बाघा जतीन और उनके दूसरे साथियों का क्या हश्र हुआ, ये सब कहानी बढ़ेगी। लेकिन इसके दूसरे भाग में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर मैं रोक रहा हूं। साथ ही उन सभी महानुभावों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आर्थिक मदद दे करके हमारे इस अभियान को, इस शोध कार्य को जारी रखने में मदद की है। आप सभी जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे
उनसे आग्रह है कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो हमारे इस अभियान को जारी रखने में मदद करें, हमें आर्थिक रूप से आप सहायता करें। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नजर आ रहा होगा, उस बैंक खाते के माध्यम से आप हमारे पास तक अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। और साथ ही आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि क्रांतिकारियों पर केंद्रित इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि लोग अधिक से अधिक जान सकें, समझ सकें कि इस देश के लिए क्रांतिकारियों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, उनका सोच क्या था, उनकी समझ क्या थी, उनका लक्ष्य क्या था, किस भारत के लिए वो लड़ रहे थे और कितनी अधिक कुर्बानी उन लोगों ने दी है, कितना अधिक संघर्ष किया है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।